हेलो बच्चों, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का वन शॉट वीडियो है जिसमें हम एनसीईआरटी के थ्रू इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग में जो ब्रीदिंग वर्ड है वो मैं आपको समझा देती हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा, हम सभी जो हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं। हमारी बॉडी में जो CO2 एज ए वेस्टेज बनती है सेल्स में, उसको हम बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली, इस प्रोसीजर को बोला जाता है इनहेलेशन, और जो हमने CO2 बाहर निकाली उसको बोला जाता है एक्सहेलेशन। इन दोनों प्रोसीजर को मिलाकर के बोला जाता है ब्रीथिंग, और कभी कभी इसी प्रोसीजर को बोल दिया जाता है रेस्पिरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि इस ब्रीदिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो इस ब्रीथिंग में अगर हम मिलाकर के देखें, 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें ये होता है कि जो हमने एटमॉस्फेयर की एयर जो है वो नोस्ट्रिल के थ्रू हम अंदर लेकर के जा रहे हैं। जैसे ये हमारा नोस्ट्रिल है, उसके थ्रू जो है वो एयर हमने अंदर ली, और ये हमारा फिर हो गया ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। इसके थ्रू एयर जो है वो फिर मूव करती हुई लास्ट में T5 पर, जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो हमारे जो लंग्स हैं उनमें जाकर के फिर एयर आग में एंटर हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें माउथ वाला पार्ट नहीं दे रखा है, तो वो मैंने यहाँ बना दिया, और आगे का पार्ट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। अब इस डायग्राम को देख करके आपको ये नहीं समझना है कि एक ही लंग्स में इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दूसरे में नहीं होती है। ये एक में आपको समझा दिया गया, दूसरे में भी सेम ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो नोस्ट्रल के थ्रू जो है वो एयर अंदर एंटर करेगी, और फिर यहाँ पर हमारा जो नेजोफेरिंग्स वाला रीजन है उससे एंटर करती हुई फिर फेरिंग्स वाले रीजन में आएगी, और फिर यहाँ पर ये जो ट्रैकिया होती है, देखो हमारी बॉडी में आगे के साइड मतलब वेंट्रल साइड जो है वो ट्रैकिया होती है, और ट्रैकिया के पीछे जो है वो ईसोफेगस होती है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की पाइप होती है जिसके थ्रू फूड अंदर जाता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया का जो अपर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा लैरिंग्स, और ये लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में साउंड का फॉर्मेशन होता है। और जब ये साउंड हमारे माउथ वाले पार्ट में आती है तो हमारी बकल कैविटी, हमारे टीथ, हमारी टंग, ये मिल करके इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं। ओके, जो ट्रैकिया है जिसके थ्रू एयर जा रही है उसकी कोई ना कोई ओपनिंग होगी, तो उस ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस। अब ये जो ग्लोटिस जो ओपनिंग है, इसको कवर करने के लिए एक फ्लैप जैसी स्ट्रक्चर होती है जो इसको कवर कर लेती है। कब? जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, ताकि फूड के पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैकिया में ना आ पाए। तो इस ओपनिंग को जो कवर करता है उसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। ओपनिंग को तो क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। और जो इस ओपनिंग को कवर करती है उसको क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। मैं ये आपको समझा रही हूँ अपना ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एयर जो है वो इस तरीके से ट्रैकिया के थ्रू आई, फिर T5 पे ट्रैकिया जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। T5 क्या होता है? हमारी बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने 3 पार्ट में बांट डिवाइड कर रखा है। एक तो हमारे नेक वाले रीजन में होता है, उसको तो हम सर्वाइकल पार्ट बोल देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो थोरेसिक वाला रीजन है उसको हम थोरेसिक पार्ट बोल देते हैं, और फिर जो नीचे वाला जो रीजन है उसको हम बोल देते हैं लंबर रीजन। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है वो सर्वाइकल वाले में 7 होती है, थोरेसिक वाले में 12 होती है, और लंबर वाले, तो थोरेसिक वाले रीजन में जब 5th नंबर का ऐसा सेगमेंट आता है तो उसके जस्ट सामने जो ट्रैकिया है वो 2 में डिवाइड हो जाएगी, और 2 में डिवाइड होकर के प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना ट्रैकिया से डिवाइड हो, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ये जो ब्रोंकाई है वो आगे जाकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलर डक्ट, और फिर लास्ट में ये जो बैलून जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये होती है एल्वियोलाई, जो हमारे लंग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। दोनों लंग्स में मिलाकर के 300 मिलियन ये एल्वियोलाई जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो इस पाथ को फॉलो करती हुई लास्ट में हमारे एल्वियोलाई के पास में पहुंच जाती है। अब इस एल्वियोलाई में O2 जो है वो आकर के भर गई। अब हर एल्वियोलाई के पास में, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, जिस तरीके से O2 आई उसी तरीके से जो CO2 है वो एल्वियोलाई में आ जाए, एल्वियोलाई में CO2 आ जाएगी, और फिर इसी पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो CO2 बॉडी के बाहर निकल जाएगी। इसको बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि इस एल्वियोलाई में जो O2 आकर के फिल हुई है, इस पाथ को फॉलो करते हुए जो O2 आई है, यहाँ पर हमारी ब्लड की वेसल्स होंगी, और ब्लड की वेसल्स में भी स्पेसिफिक कौन होती है? ब्लड की कैपिलरी। जहाँ जहाँ पर बॉडी में कुछ डिफ्यूजन के थ्रू जाना है वहाँ पर ब्लड जो है, ब्लड की जो वेसल्स है वो डिवाइड होकर के अपने आप को कैपिलरीज में बना देती है, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है, मान लो ये आर्टरी है या वेन है,
तो जहाँ पर डिफ्यूजन होना है वहाँ पर ये ऐसे थिन सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी ताकि चीज़ें इजीली यहाँ से निकल करके किसी भी सेल के पास में, ऑर्गन के पास में जा सके। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होगी, और जब ब्लड की सप्लाई होगी तो उसमें जो है वो CO2 फिल होगी, तो CO2 तो आ जाएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में जो O2 है वो चली जाएगी ब्लड में। फिर ब्लड जो है वो इसको क्या करता है, मतलब सेकेंड स्टेप क्या हो गया, सेकेंड स्टेप जो है वो ये हो गया डिफ्यूजन, किसके लेवल पर, एल्वियोलाई के लेवल पर और ब्लड के बीच में। फिर ब्लड जो है वो अपनी ट्यूब्स के थ्रू इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा और हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनके पास में पहुंचाएगा। मान लो यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक टिश्यू है, वहां पर जो है वो ब्लड की सप्लाई होती रहेगी, इस तरीके की ट्यूब हमारी बॉडी में फैली हुई है, उसके थ्रू यहाँ पे पहुंचाया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है ब्लड जाकर के इसमें एंटर कर जाता है, ब्लड जो है उसमें इस तरीके से ब्लड की सप्लाई हो रही है, ये टिश्यू है। अब यहाँ से भी चीजें जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी, और जो टिश्यू में वेस्टेज बना हुआ है वो भी हायर से लोअर की तरफ ब्लड में आ जाएगा, इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हो गया, इनहेल किया हमने या एक्सेल किया। सेकंड स्टेप हो गया जो हमने यहाँ पर डिफ्यूजन किया एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। थर्ड स्टेप हो गया ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू सेल्स के पास में, टिश्यू के पास में। और फिर टिश्यू के लेवल पर डिफ्यूजन देखने को मिला, ऑक्सीजन जो है वो हायर से लोअर की तरफ टिश्यू में चली गई, और टिश्यू में जो वेस्टेज बना है वो ब्लड में आ गया। और फिर यहाँ पे ये जो सेल्स हैं वो इस ऑक्सीजन का यूज करके ATP बनाने का काम करती है। तो ये जो ऑक्सीजन का यूज करके जो ATP बनाने का काम है, इस स्टेप के बारे में रेस्पिरेशन इन प्लांट जो चैप्टर है उसमें पढ़ा जाता है। इस चैप्टर में हम ये 4 स्टेप पढ़ेंगे। एक तो ये इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई के लेवल पर किस तरीके से ब्लड के बीच में एल्वियोलाई में चीजें डिफ्यूज होती हैं, और थर्ड स्टेप पढ़ेंगे कि ब्लड के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, CO2 का। और एक स्टेप हम ये पढ़ते हैं कि टिश्यू के लेवल पर किस तरीके से ब्लड से चीजें निकल करके टिश्यू में जाएंगी, टिश्यू से निकल करके ब्लड में आएंगी। ओके, तो इन 4 स्टेप के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन वाला कहानी बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया कि ये लैरिंग्स होता है। अब ये ट्रैकिया में आपको इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, तो ये सी शेप्ड की, ऐसे कंप्लीट नहीं होती, चारों तरफ से कवर करके नहीं रहती, सी शेप्ड की, मतलब आगे से और साइड में सी शेप्ड की ये रिंग होती है। और ये यहाँ पर इनिशियल जो ब्रोंकियोल है वहां तक देखने को मिलेंगी। जब हम एक्सेल करें तो उस टाइम ये पार्ट जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, तो इसको बचाने के लिए ये सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, सी शेप्ड की क्यों होती है, क्योंकि पीछे के साइड सपोर्ट देने के लिए क्या होती है, ईसोफेगस होती है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि ब्रीदिंग क्या स्टेप होता है, मतलब इनहेल और एक्सेल जब हम करते हैं तब क्या प्रोसीजर होता है। देखो, हमारे जो लंग्स हैं उसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है डायफ्राम, और साथ ही साथ में ये जो आपको रिंग दिख रही है ये क्या होती है, ये होती है बेटा कि हमारी जो लंग्स है उसका खुद का वॉल्यूम नहीं होता। हमारा जो लंग है वो चारों तरफ से एक केज में बंद है, एक पिंजरे में बंद है। कैसे बंद है, हमारा जो लंग है, हमारी जो बॉडी है, उसके सामने वाले पार्ट पर, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पर एक स्टर्नम जो है वो बोन होती है, और उसी से अटैच होती हुई हमारी रिब्स होती है जो थोरेसिक चैम्बर बनाती है। और ये जो रिब्स है वो पीछे के साइड कहाँ पर अटैच होंगी, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें से अटैच होंगी। तो चारों तरफ से केज बन गया, और नीचे की साइड जो है वो डायफ्राम लॉक करके रखता है हमारे लंग्स को। तो जब हम इनहेल करते हैं तो आप इनहेल करके देखो, आप देखोगे कि ये जो नॉर्मल जब स्टेज होती है ना, तो डायफ्राम जो है वो ऐसे, जब ये नॉर्मल स्टेज में है, मतलब रिलैक्स कंडीशन में, तो डायफ्राम जो है वो डोम शिफ्ट होता है। और जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब ये जो आपको डोम शेप दिख रही है वो ऐसी कंडीशन में आ जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो बढ़ सके। और ये जो हमारी रिब्स है, आप इनहेल कर करके देखो तो हमारी जो रिब्स है वो बाहर की साइड आ जाएंगी। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी इन रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है ना, ये जो मसल्स होती है, इसमें 2 तरीके की मसल्स होती है। एक तो इन मसल्स में इंटरनल लेवल पर होंगी और एक एक्सटर्नल लेवल पर होंगी। तो जब हम इनहेल करते हैं उस टाइम हमारा डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के स्ट्रेट हो जाएगा, और दूसरा जो है वो हमारी रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें जो एक्सटर्नल लेवल की जो मसल्स हैं
वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तब जाकर के हम इनहेल करते हैं। और जब हम एक्सेल करते हैं उसमें एटीपी खर्च नहीं होती, इनहेल जब हम करते हैं तब एटीपी खर्च होती है। तो जब हम एक्सेल करते हैं उस टाइम में हमारा ये जो डायफ्राम है वो नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स स्टेज में मतलब डोम स्टेज में आ जाएगा, और जो हमारी एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो भी रिलैक्स स्टेज में आ जाएगी। लेकिन एक स्टेप होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब हम एनर्जी लगा करके एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एयर को बाहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम में एक तो हमारे एब्डोमिनल की जो मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं, और दूसरा जो हमारी ये रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं उसमें जो इंटरनल लेवल की जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको ब्रीदिंग समझा दिया, मतलब हमने इनहेल कर ली O2। यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है कि जब हम इनहेल करते हैं तब तो कैसी कंडीशन होगी, और जब हम एक्सेल करते हैं तब कैसे दोबारा जो है वो डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखी हैं वो बता देती हूँ। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जब नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हम जितनी एयर को कंज्यूम कर रहे हैं उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम, और ये होता है 500 ml। एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीदिंग करने, नॉर्मल इनहेल करने के बाद में हम कितनी एक्स्ट्रा एयर जो है वो अंदर ले सकते हैं, इसको बोला जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में हम कितनी एयर को और ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये यहाँ पर इनके डाटा दे रखे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ये होता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में फिर कितनी एयर जो है वो लंग्स में बची रह जाती है, उसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसको हम कभी भी स्पायरोमीटर से काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ये लंग्स में ही बनी रहेगी। अब कुछ कैपेसिटी की बात की गई है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है लंग्स की, देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में आप कितनी टोटल एयर अंदर ले सकते हो, तो एक तो हम टीवी अंदर ले सकते हैं टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पिरेशन में हम अंदर लेते हैं, और एक हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्स के साथ में अंदर ले सकते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद में आप कितनी एयर को बाहर छोड़ सकते हो, तो एक तो हम टाइडल वॉल्यूम को छोड़ सकते हैं और एक हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसको छोड़ सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो सकती है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में कितनी एयर जो है वो हमारे लंग्स में बची रह जाती है, तो एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्स के साथ बाहर निकालती है वो बची रह जाती है, और एक रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो बची रह जाती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी ये होती है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में, फोर्सफुल आपने एक्सपायरेशन किया उसके बाद में आप कितनी एयर को अंदर ले सकते हो, तो एक तो मैं टाइडल वॉल्यूम को अंदर ले सकती हूँ, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम को अंदर ले सकती हूँ। दूसरा क्या है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद में आप कितनी एयर को जो है वो बाहर छोड़ सकते हो, तो एक तो मैं टाइडल वॉल्यूम को बाहर छोड़ सकती हूँ, एक एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम को बाहर छोड़ सकती हूँ। इन दोनों को मिलाकर के वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है। अगर कॉमन फॉर्मूला बनाए तो ये फॉर्मूला जो है वो इसका देखने को मिलेगा वाइटल कैपेसिटी का। अब होता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि आप कितनी टोटल एयर जो है वो आप अंदर रख सकते हो, तो एक तो मैं टाइडल वॉल्यूम अंदर रख सकती हूँ, एक जो है वो मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुल ले सकते हैं, एक मैं फोर्सफुल जितनी एयर छोड़ सकती हूँ वो रख सकती हूँ, एक रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो तो अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये टोटल फंक्शन टोटल लंग की कैपेसिटी हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है। मैंने आपको समझाया कि O2 बेटा बाहर से अंदर की तरफ आएगी और CO2 जो है वो अंदर से बाहर की साइड जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, देखो गैसेज जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आएंगी। हमने ये पढ़ा कि O2 जो है वो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आती है, एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है, फिर वहाँ से टिश्यूज में जाती है, और फिर टिश्यूज से जो है वो दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है वो निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा देखो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ आ रही है, तो एटमॉस्फेयर लेवल पर जो एयर है उसका प्रेशर होता है 760 mmHg, और इस प्रेशर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 21% काउंट होता है, क्योंकि 21% ऑक्सीजन जो है वो एयर में प्रेजेंट होती है। तो इसका प्रेशर जब हम निकालें इस टोटल एयर के प्रेशर में से तो 159 mmHg आता है। तो O2 का प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mmHg होता है, एल्वियोलाई लेवल पर 104 होता है,
अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें तो 95 होता है, टिश्यू के लेवल पर 40 होता है। तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, तो आप देखो कि सबसे ज्यादा बाहर पे है, फिर एल्वियोलाई में कम है, फिर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उससे कम है, फिर टिश्यू में उससे कम है, तो हायर से लोअर की तरफ चली जाएगी। दूसरा हम देखते हैं कि CO2 जो है वो बॉडी में अंदर से बाहर की तरफ जाती है, मतलब CO2 का प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए टिश्यू लेवल पर। तो टिश्यू लेवल पर जो है वो 45 होता है। फिर ये ब्लड में डिफ्यूज होते हैं, कौन से ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो उसमें 45 होता है। फिर उसके बाद में ये एल्वियोलाई में जाएगी, वहां पर 40 होगा, और एटमोस्फेरिक एयर में जो है वो 0.3 mmHg इसका प्रेशर होता है। तो हायर से लोअर की तरफ CO2 चली जाएगी, जिसकी वजह से ये एयर जो है वो मूव करती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हमें सारी चीजें समझा रखी है कि ये हमने ऑक्सीजन अंदर ली, मान लो ये हमारी एल्वियोलाई है, तो सबसे पहले जो है एयर में अगर हम देखें तो O2 का प्रेशर होता है 159 Hg, और CO2 जो है उसका होता है 0.3 mmHg। फिर कहाँ आती है, एल्वियोलाई के लेवल पर आती है ऑक्सीजन, हम इनहेल करते हैं तब, तो वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर है 104, और CO2 जो है उसका प्रेशर होता है 40 mmHg। तो हायर से लोअर की तरफ आ रही है O2, और हायर से लोअर की तरफ जा रही है CO2। तो यहाँ पर एल्वियोलाई में ये ब्लड की सप्लाई इस तरीके से हो रही है, तो यहाँ पर CO2 जो ब्लड में प्रेजेंट है वो तो एल्वियोलाई में चली जाएगी, O2 जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट है वो कहाँ पर चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। अब ये ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट का जो लेफ्ट एट्रिया है उसमें जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो अयोटा निकलेगी जो हर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, और फिर ये अयोटा अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मान लो ये हमारी बॉडी का टिश्यू है, वहां पर ये ब्लड जाएगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन जो है वो तो टिश्यू के पास चली जाएगी, और टिश्यू के पास जो CO2 बन रही है वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, क्योंकि O2 तो निकल गई और CO2 आ गई, ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे के राइट एट्रिया में एंट्री करता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकलता है और लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास जाकर के इस ब्लड में जो CO2 है उसको तो हमने एल्वियोलाई में दे दिया, और एल्वियोलाई में जो O2 आ रही थी वो दोबारा से मिक्स कर लिया, दोबारा से सर्किल चलता रहेगा, इस तरीके से कहानी देखने को मिलती है। अच्छा, जब ये टिश्यू के लेवल पर डिफ्यूज होती है O2 CO2, और जब ये एल्वियोलाई के लेवल पर डिफ्यूज होती है, तो यहाँ पर दिखा रखा है कि ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है वो सीधा निकल करके यहाँ एंटर कर जाएगा, ब्लड में जो चीजें हैं वो डिफ्यूज होकर के यहाँ पर जाएंगी, और जो यहाँ पर चीजें हैं वो यहाँ से यहाँ आएंगी, मतलब बीच में जो लेयर है वो बहुत ही थिन होनी चाहिए। तो एल्वियोलाई की जो लेयर है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, और यहाँ पर ब्लड की जो कैपिलरीज है उसमें भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। जहाँ जहाँ एपिथेलियम टिश्यू होगा उसके नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो बीच में जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ब्लड की कैपिलरीज की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है एंडोथीलियम। तो इस तरीके से चीजें डिफ्यूजन के थ्रू होती है। अब यहीं पर मैं आपको समझाती हूँ कि O2 और CO2 कैसे जाते हैं। देखो बेटा, मान लो यहाँ पर 100% O2 है और ये ब्लड में जाएगी, तो ब्लड में जब जाएगी तो 3% O2 जो है वो तो प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व होकर के चली जाएगी। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और इसके अलावा ब्लड में कुछ सेल्स होती है, जैसे कि ब्लड में RBC होती है, ब्लड में WBC होती है, ब्लड में प्लेटलेट्स होती है। तो जो RBC होती है उस सेल में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है। इस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जो है 3% तो कहाँ चली गई, प्लाज्मा में, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसके साथ अटैच होकर के चली गई, और 97% पार्ट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, RBC में प्रेजेंट है, उसके साथ अटैच होकर के जाएगी। अब ये ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, इसको फिर इस डायग्राम में आप देख लो। यहाँ पे O2 आई तो 3% तो किसके साथ में अटैच हुई, 3% तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो गई, 97% RBC के साथ में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई, ट्रांसपोर्ट हुआ, और जैसे ही टिश्यू लेवल पर आएगी वैसे ही O2 जो है वो तो यहाँ पर आ जाएगी किसमें, टिश्यू में, और CO2 जो है वो ब्लड में लोड होगी। तो ब्लड में जो है वो CO2 कैसे जाती है, तो 7% CO2 जो है, जो यहाँ जितनी CO2 बनी ना उसका 7% तो प्लाज्मा, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसमें डिजोल्व हो जाएगी। अब ये जो ब्लड है इसमें फिर से सेल होंगी, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी। तो आरबीसी जिसके साथ में O2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के आएगी वो तो डिटैच होकर के यहाँ पे आ जाएगी, और हीमोग्लोबिन क्या हो गया, कुछ अमाउंट हीमोग्लोबिन का फ्री हो गया। अब उसके साथ में
20 से 25% जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के जाएगी। अभी भी कितनी बची, अबाउट जो है वो 70% बची। तो 70% कैसे जाती है उसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर देखिए, इसको समझा रखा है, आप ऐसे समझिए। मान लो ये ब्लड है और ये मान लो कोई टिश्यू है, तो यहाँ पर मान लो CO2 बन रही है और इस ब्लड की सप्लाई हो रखी है। इस ब्लड में ये मान लो RBC है, बाइकॉन्केव होती है RBC मैमल्स की। तो यहाँ से CO2 जो है वो 7% तो इस प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट में डिजोल्व हो गई। 20 से 25% जो है वो RBC में क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसके साथ अटैच हो गई। अब बची कितनी, अबाउट 70% बची। ये जो 70% CO2 है वो पहले एंट्री तो कहाँ करती है, RBC में। वहां पर ये CO2 जो है वो वाटर के साथ में अटैच होकर के HCO3 माइनस प्लस में H प्लस आयन RBC में बना लेती है। अब ये HCO3 बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्लाज्मा में निकल जाते हैं और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है बेटा NaCl KCl। ये भी ब्रेक हो जाते हैं प्लाज्मा में, Na प्लस बना लेगा और Cl माइनस बना लेगा। तो ये HCO3 जो है ना वो ब्लड में आकर के Na प्लस के साथ में K प्लस के साथ में अटैच हो जाएगी और इस तरीके के मोलिक्यूल बना लेगी, NaHCO3 KHCO3 ऐसे बना लेगी। और इसको बैलेंस करने के लिए ये जो प्लाज्मा में क्लोराइड आयन है वो RBC में एंटर कर जाएंगे। ये कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, टिश्यू लेवल की बात कर रही हूँ। तो जब ये अंदर एंटर कर जाएंगे क्लोराइड आयन, तो इसको क्लोराइड इफेक्ट बोलते हैं। अब इसी फॉर्म में जो है वो CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी और फिर कहाँ पर जाएगी, एल्वियोलाई के लेवल पर जाएगी। अब मान लो ये ब्लड आया, ये हमारा एल्वियोलाई है लंग्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, 7% जो डिफ्यूज होकर के आई वो तो सीधी चली जाएगी, ठीक है। 20 से 25% जो RBC में गई है और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के वो भी निकल करके चली जाएगी। और ये जो इस तरीके के फॉर्मेट में बनी है, तो पहले तो क्या होगा, एल्वियोलाई के लेवल पर ये दोनों आपस में ब्रेक होंगे, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा। फिर ये HCO3 जो है, जो बाहर अंदर से बाहर आया था, ये दोबारा अंदर एंटर करेगा और इसको बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड आयन अंदर RBC में गए थे वो वापस प्लाज्मा में आ जाएंगे। HCO3 जो है वो H प्लस के साथ में ऐड होगा, दोबारा से CO2 और वाटर में ब्रेक होगा और फिर CO2 जो है वो एल्वियोलाई के लेवल पर जो है वो पास हो जाएगी। इस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमारी ब्रीदिंग होती है ये कैसे रेगुलेट होती है। हमारा जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 2 रीजन है, एक तो पोन्स वाला रीजन है और एक जो है वो मेडुला ओब्लोंगेटा वाला रीजन है। मेडुला ओब्लोंगेटा वाला रीजन है, वहां पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो देखने को मिलता है। तो जब हम नॉर्मल इनहेल करते हैं तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो हमारे डायफ्राम को और हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को जो है वो सिग्नल देता है कि आप 2 सेकंड के लिए क्या हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। और उस टाइम हम इनहेल करते हैं, फिर 3 सेकंड के लिए कोई भी सिग्नल नहीं देता है, उस टाइम हम क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। लेकिन मान लो ब्लड में जो है वो CO2 का लेवल बढ़ गया, तो जब CO2 का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, कौन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वो ब्लड हमारे ब्रेन के पास में भी आ रहा है। तो जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ा हुआ दिखा, वैसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर रिसेप्टर प्रेजेंट है जो CO2 के लेवल के बढ़ते हुए लेवल को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे पोन्स वाले पार्ट को, जो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और पोन्स वाला पार्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भाई CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो तुम क्या करो, जो 2 सेकंड के लिए तुम सिग्नल दे रहे थे अब उसको कम कर दो और तुम 1 सेकंड के लिए सिग्नल दो। मतलब इनहेल हम जो है वो कम करेंगे और एक्सेल ज्यादा करेंगे, ताकि जो CO2 का लेवल बढ़ा है उसको हम बाहर निकाल सकें। इस तरीके से हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट किया जाता है, ये यहाँ पर समझा रखा है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, तो एक तो होता है अस्थमा। जो हमारी ब्रोंकाई होती है ना, T5 पर जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये टर्शरी ब्रोंकाई, इस तरीके से डिवाइड होती रहती है कहानी। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और फिर इसके बाद में एल्वियोलर डक्ट और फिर लास्ट में एल्वियोलाई। तो क्या होता है, हमारी ये जो ब्रोंकाई है और हमारी ये जो ब्रोंक्यूल है, इनमें क्या हो जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो पाथ है वो जो है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जब एक्सेल करता है ना, सांस बाहर निकलता है, तो उसमें सीटी जैसी आवाज आती है, ठीक है। तो ये देखने को मिलती है, एलर्जिक डिसऑर्डर है ये। एक होता है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है कि पर्सन रेगुलर जो है वो स्मोकिंग कर रहा है
और स्मोकिंग करने से क्या होता है कि ये जो एल्वियोलाई है इसकी जो वॉल है वो क्या हो जाती है, खत्म होने लग जाती है, डिग्रेड होने लग जाती है, जिसकी वजह से जितनी तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो इसमें डिक्रीज हो जाता है। कुछ डिजीज होती हैं ऑक्यूपेशन, कोई पर्सन मान लो जहाँ पे स्टोन की कटिंग होती है वहां पर काम कर रहा है, या फिर ग्लास की कटिंग हो रही है, ठीक है, वहां पर काम कर रहा है, तो रेगुलर जब ये कटिंग होती है, आपके घर में मार्बल टाइल इनका काम चलता है, तो आप देखना बहुत ही फाइन जो है पार्टिकल्स जो है वो एयर में आते हैं। अब ये पर्सन यहीं पर रेगुलर काम कर रहा है, यहीं पर इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, तो उसकी बॉडी में पार्टिकल्स जो है वो जा जा करके उसके लंग्स में जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो क्या करना चाहिए, रेगुलर ऐसे लोग जो इन कामों में इन्वॉल्व है तो उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है वो होना चाहिए।